बल्ले कोई हर्ष तो फूफो का घर पता चल सकता है? हाँ हाँ मुझे खुद को नहीं पता, आपको पता चले तो मुझे बताइएगा एग्जैक्ट। नहीं सुल्तान साहब जो हैं वो बनारस वाले जो हिंदुस्तान चले गए तो पाकिस्तान चले गए थे माइग्रेशन के बाद, उनके बेटे का नाम सुल्तान के बेटे का नाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं माजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरी साइड और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली डीप स्ट्रीट फूड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है एक्सट्रीमली डीप स्ट्रीट फूड एंड एक्सोटिक गोल्ड बनारसी हैंडलूम साड़ियों। वाओ। सो स्टार्ट करते हैं। बनारस के जायके के इस सफ़र में अगले दिन मुझे दावत बनारसी साड़ी की मिली, इसीलिए जरी के इस दस्तरखान का लुत्फ लेने मैं आज आया हूँ बनारसी साड़ी के फनकारों की नगरी बड़ी बाजार। ये पूरा सेट कितने का हुआ? यहाँ के ताने बाने नुमा कसे हुए गलियारों की लगभग हर चौहद्दी में इस हुनर के हजारों जादूगर इंद्रधनुषी रेशमी मंत्रों से शगुन के इस लिबास में जान फूंकते हैं जिसे बनारसी साड़ी कहते हैं। मेहनत देख रहे हैं ना, तो आइए जरी और जायके के इस सफर में आपको लुत्फ दिलाते हैं। ये आपको एकदम डिफरेंट पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। 4 बेइंतहा लजीज और छुपे हुए बनारसी जायकों का 5 लाख का एक पोशाक तैयार होता है। साड़ी के कारोबार की अंदरून दुनिया में झांकने के लिए मैंने बनारसी साड़ी के पुश्तैनी कारोबारी ने स्कूल के बचपन के एक दोस्त को आज 15 साल बाद फोन किया। उसने अपनी खुशी के ठिकाने को लफ्जों में समेटते हुए कहा, मैं खुद तो मुल्क के बाहर हूँ लेकिन आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। पल पल जाऊं मैं तोरे रंगीले और अगली ठिठुरती हुई इस सुबह बनारस में जब अपने होटल के कमरे में मैंने आंख खोली चाय पिला देंगे? तो आज के जरी के इस दस्तरखान पे मेरे दोस्त के बचपन के मित्र बड़ी बेसब्री से बड़ी बाजार में मेरी राह सुबह से देख रहे थे और उनके इंतजार की कई घंटियां जब मुझे अपने फोन पे मिली तो मैं तैयार हो कि इतनी तेजी से भागा कि सुबह की पहली चाय भी नसीब नहीं हुई। भाई बनारस का जो सफ़र है अभी तक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा है और आज मैं निकल रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और नई जगह जिसके लिए बनारस जाना जाता है, वो है बनारसी साड़ियाँ। जाएंगे बड़ा बाजार, मैं 150 रुपये दूंगा। नहीं बाबू, गलत नहीं। चलो अच्छा बेटे आओ। हमारे होस्ट ने अपनी लोकेशन भेजने के बाद 2 हुक्म जारी किए थे। पहला ये कि दुर्गा कुंड से यहाँ टोटो में ही आना और 200 रुपये से ज़्यादा किराया मत देना, और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ 11 बजे से पहले पहुँच गए तो मैं आपको बड़ी बाजार का बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता करवाऊंगा। दूसरा तो पूरा होने से रहा क्योंकि 11 तो यहीं बज चुके थे। चौड़े रास्तों ने जब धीरे धीरे मुंह बंद करना शुरू किया तो सड़क तंग होने लगी और हम एक नए से अनजान इलाके में दाखिल होने लगे और ये जिंदगी से रोशन इलाका ही बनारसी साड़ी का तिलिस्म बड़ी बाजार था। यहाँ के रास्ते भेदते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि टोटो वाले ने कहा, भाई इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, जबकि रास्ता खुला हुआ था और हम अपने मेज़बान से बस 200 मीटर की दूरी पे ही थे। इलाके में समाते हुए मैंने चंद कदम बढ़ाए थे कि एक ऊंचे कद के नौजवान ने दूर से ही हाथ हिलाया और यही है हमारे आज के मेज़बान हदीश आलम। आने में कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आराम से आ गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार।
5000 साल पहले चाइना में इजाद हुई सेरीकल्चर की इस तकनीक के तहत रेशम के कीड़े खुद को अपने ही राल से बने रेशम में गोलाई से दफन कर लेते हैं, जिनके कुकून्स के कई सिरों को जोड़कर रेशम का एक धागा तैयार होता है। 16वीं शताब्दी के मुगलिया दौर में जब उन्हीं रेशम के धागों में सोने और चांदी की जरी से कलगा और बेल के फारसी झालर जड़े गए, तो ये गंगा जमनी तहजीब की सौगात, शिव की नगरी का प्रसाद बनारसी साड़ी का जन्म हुआ, जिसकी परवरिश की बड़ी जिम्मेदारी बड़ी बाजार के इन बुनकरों की भी थी। बड़ी बाजार के रंग ढंग में घुलते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि सोंधी बनारसी चाय का एक तेज भपका आया। ये शॉप है और मेरी चाय की तलब ने कदमों को वहीं बांध दिया। इस गुमनाम अंधेरी दुकान में मैंने झांका तो बेंचों पे कई ग्राहक रोशन थे। चाय पिला दी, और कुछ भी है चाय के अलावा? आपका नाम क्या है? 50 साल पुरानी इस इलाके की मशहूर बाबा टी पे बनारसी पान से मुंह बंद किए टोपी से सजे इस नौजवान ने कोयलों से भरी भट्टी पे चाय को खौलाते हुए बताया, दादा अब्बा अब्बा उसके बाद हम यहाँ जल रही है भट्टी और यहाँ ऊपर बन रही है चाय और ये यहाँ नीचे चल रहा है पंखा। हमारी चाय चढ़ाते ही इलायची को हथौड़ी से कूट के डाला और बुरादे नुमा इस चाय की पत्ती को डाल के चाय को कड़क करने लगा। चाय तैयार होते ही पूर्वों में इतनी ऊंचाई से छाना कि चाय में बुलबुले पैदा हो गए। ठंड में चाय की गर्मी का एहसास लेते हुए हमने चाय का एक जोरदार कश लिया। सारा तो कल्चर ही है ये, चाय पीना और पान खाना। अब जाकर के मेरी सुबह हुई है। कलर शॉप है जो प्योर रेशम पे जो कलर यूज होते हैं वहाँ की। चलिए आइए। जिसमें चाय की गर्मी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हदीज के चचा की रेशम के रंगों से भरी दुकान सामने ही थी, जिसके लकड़ी के चौकोर खानों में एक ही कदकाठी के सैकड़ों हरे से डब्बों में बड़े सलीके से रंग सजे हुए थे। और इस इलाके के रंगरेज यानी रेशम की रंगाई करने वाला तबका यहीं से रंग ले जाता है। ये है सेट कार्ड। अच्छा। इसमें लोग कलर पसंद करते हैं, नंबर से अपने धागे का वजन बताते हैं, तो वो धागे के हिसाब से हम उनको वजन से कलर देते हैं। ये कलर आएगा आपका 101। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं कि ये रंगरेज कच्चे रेशम की रंगाई करते कैसे हैं, जो है बनारसी साड़ी की इस कला का मेरा अगला पड़ाव। यहाँ से इस सफ़र में कुछ और लोग भी जुड़ चुके थे, जिनके साथ हम पतली पतली इन गलियों के जाल सुलझाते हुए एक बड़े से मैदान में पहुँच गए। मुझे लगता है इस पूरे इलाके में सबसे खुला ज़मीन का टुकड़ा शायद यही होगा। ये लोग मुझे यहाँ रेशम की रंगाई दिखाने लाए हैं, लेकिन इस रंगरेज की तैयारी में अभी काफ़ी वक्त था, इसलिए हम फिर कुछ और भूल भुलैया सी गलियों से गुजरते हुए यहाँ के बड़े रंगरेज की तरफ बढ़े। अच्छा, लगभग जितने मकान के आसपास से गुजर रहा हूँ अंदर पावर लूम्स की आवाज़ आ रही है और एक पूरे इलाके में एक बहुत खूबसूरत रिदम सा बना हुआ है। खटखट 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 आवाज़ वही है, पावर लूम है। इतने बड़े स्केल की कॉटेज इंडस्ट्री से मेरा सामना पहली बार हुआ था। अच्छा, रंगने जा रहे हैं क्या आप? हाँ कलर पड़ चुका है। तो ये कौन सा रंग बना है अभी इसमें? रानी कलर। खोल के दिखाएंगे? अच्छा, ये है रानी कलर। पक्की ईंटों से चुने कच्चे से इस मकान का बड़ा सा चबूतरा भट्टी बना हुआ था, जिसमें पत्थर के कोयले एक फर्राटे पंखे से दहक रहे थे। 4 भाइयों की चौकड़ी वाले इस रंगरेज परिवार से मैंने पूछा, रंगाई का पहला स्टेप क्या होता है? तो एक भाई ने मेरा ध्यान इस मटमैले पानी से निकाले गए रेशम की तरफ खींचा और ये मलबेरी सिल्क 20 मिनट से इसी पानी में भीगा था, ताकि डीगमिंग के बाद बचा कुचा चिपचिपा पदार्थ सेराइसिन पूरी तरह से निकल जाए। क्या है इसमें, क्या है?
सोप है इसमें। क्या है साबुन देख लीजिए, निकाल लीजिए कनेक्टर के। और इस मक्खन से दिखने वाले साबुन को मासे सोप कहा जाता है, जिसका नाम फ्रांस के एक शहर के नाम पे पड़ा। असली है ना? दूसरी तरफ एल्युमिनियम के बड़े से भगोने में रंग उबल के तैयार हो चुका था। कोरे रेशम से सारा पानी निचोड़ने के बाद दो भाइयों ने 2 स्टील की पाइप से रेशम के धागों को लटका के बेधड़क रानी रंग के इस पानी में डुबो दिया। यहाँ का ये देसी रंगरेजी का हुनर सालों के तजुर्बे से आया है, जहाँ सब कुछ आज भी अंदाजे से होता है लेकिन गलती नहीं होती। पल पल जाऊं मैं तोरे रंगीले जुआ, पल पल जाऊं मैं पल पल जाऊं। और उसी तजुर्बे का रंग जब रेशम के एक एक जर्रे में चढ़ गया तो बड़े हुनर से दोनों भाइयों ने दोनों डंडों के सहारे से पानी निचोड़ दिया और झटक के जुगाड़ वाली इस खूंटी पे रेशम को टांग दिया। पल पल जाऊं मैं तोरे रंगीले जुआ, पल पल जाऊं मैं पल पल जाऊं मैं तोरे रंगीले। फिर फौरन दूसरे गुच्छे की तैयारी शुरू हो गई। लाल रंग तैयार होते ही ठीक उसी तरह रंगाई का पूरा सिलसिला चला। सब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर साड़ी के कारोबार से, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। ये एक लॉस्ट आर्ट होती जा रही है, जैसे बात हो रही थी कि अब हैंडलूम्स का जो कल्चर है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता जा रहा है और पावर लूम्स ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इलाके के लोगों की और एक नई नस्ल के जो यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं उन लोगों की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है कि वो हैंडलूम का वो कल्चर ख़त्म ना होने दें। मैं तो ये काम करे लगभग करीब 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आपके वालिद साहब? हाँ, वो भी सब भी करते हैं। हाँ हाँ। आप 4 लोग भाई। आपका नाम क्या है? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद। आपका नाम क्या है? अल्ताफ। अंसार अहमद। अंसार अहमद। बहुत अच्छा लगा मिल करके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रेशम अब सूख के तैयार होने के बाद ताना और बाना की भराई के लिए जाएगा। ये सारे मुझे जो है अंटे रखने पड़ते हैं, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कलर। कम से कम 10,000 अंटे उसमें भी हर तरह से, उसका मुझे इतना स्टॉक करना पड़ता है। ओहो हो, ये सारे जो है, और ये जो है, ये जो देख रहे हैं, जब ये कहानी कंप्लीट होती है इस पे, तो इसको यहाँ पे लगा के इसको रोल करते हैं। थ्रेड जितने होते हैं सब रोल करते हैं। जिनसे तैयार की जाएंगी यहाँ की नायाब बनारसी साड़ियाँ, जो है हमारे इस खूबसूरत सफ़र की अगली मंजिल, हथकरघा यानी हैंडलूम। हदीश ने आज का सफ़र बड़ा सजा के बुना था। पूरा इलाका घूम के वापसी में हम एक बिल्कुल ही पतली गली में घुसे, जो इतनी तंग थी कि साथ चलना मुश्किल था। गली के बल पे एक दरवाजे में हम सिर झुका के दाखिल हुए तो अंधेरे के बीच छनती हुई ठंडी रोशनी में कुछ और दरवाजे मिले। इसमें आना है, अंदर आए। इजाज़त लेके हम इस एल शेप वाले कमरे में दाखिल हुए तो हैंडलूम्स पे रोशनी सजी हुई थी और दोनों करगे यानी बुनकर हथकरघे पे बैठे, एक लाल और पीले रेशम की तो दूसरे बैगनी रेशम की साड़ियों में हुनर भर रहे थे। इस साड़ी को क्या कहते हैं, इस काम को? इसको हथकरघा, वही हैंडलूम। मैं इस पहले ज्यादा मुस्कुराने वाले कारीगर के पास बैठ गया, जिनका ये एक जमाने से पुश्तैनी आपदाना था। एक गिरफ्ता दिखा दे, गिराफ हम लोग बनवाते हैं जो साड़ियों पे बनाई है। ये डिजाइन से ये पत्ता बनता है। इन्होंने लड़के को इशारा किया तो वो फटाफट कागजों पे डिजाइन के नक्शे खोलने लगा। अच्छा, एक महाभारत वाली डिजाइन जो पहले चलती थी अब नहीं बनती है। पूरा महाभारत की जो स्टोरी रहती थी उस साड़ी पे बनी हुई रहती थी। अच्छा, ब्यूटीफुल है। पहले ये डिजाइन्स एक खास किस्म का डिजाइनर इन कागजों पे स्क्वायर सेंटीमीटर के नाप से बनाता है, जिसके हिसाब से पंच करके ये पत्ते तैयार होते हैं और करगे की हर चाल पे ये डिजाइन्स इन पत्तों से साड़ियों में उतर जाता है। अभी क्या लॉक कर रहे हैं? ये टाइट हो गया, सब टाइट कर दिया सारे धागे। अरे वाह। ऐनुल भाई ने सबसे पहले इन अनगिनत धागों को कसते हुए अपने इस तने हुए पहले किरदार से मिलवाया, जिसे ताना कहते हैं। वर्ड आपने सुना होगा, ताना बाना। हाँ, ताना बाना। तो एक होता है ताना और एक होता है अरे वाह।
अच्छा ये अच्छा, समझ ये लीजिए- ताना है इन्होंने, ये- यानी कि टाइट किया है। ये देखिए ताना है और ये बाना है, इसको अरे, बाना है। इसको बाना कहते हैं। हाँ, फिर उन्होंने गड्ढे में बैठते ही हैंडलूम के पैडल को जैसे ही उठाया तो ये पत्ते खिसकने लगे और इस धागे से भरे कलम को अनगिनत धागों के बीच से एक सीधी लकीर डाल के लकड़ी के इस फट्टे से उस लकीर को साड़ी की चौड़ाई में जड़ दिया। इसे बाना कहते हैं। और इसी ताना बाना की जुगलबंदी के बीच वो चमचमाती नकली सुनहरी जरी भी भरते और वो जैसे ही पैडल उठाते मशीन का एक एक पुर्जा हरकत करता और बाना जड़ते ही शांत हो जाता। जो ये वाली साड़ी पावर लूम में बनती है उसकी कीमत 800 रुपए होती है, यही साड़ी। हाँ, डिजाइन मान लीजिए, डिजाइन ऐसे नहीं पड़ती है, वो डिजाइन मान लीजिए कि दूसरी तरह से। हाँ। और थोड़ा बहुत जो ऐसा है कि ग्राहक ज़्यादा जो है तो पब्लिक सस्ता वाला पसंद करती है। और इसका ऐसा कि ये सब साड़ी अगर पेवर और बिना है कि ये बाना थोड़ा सा ये नकली है, ये अगर असली कर देंगे, ये असली है या ये नकली है। अच्छा अच्छा अच्छा, और एकदम असली कर देंगे तो ये 12,000 की हमरी पड़ेगी और फिर आगे जाके 18,000 की गद्दी पर, फिर वो आगे शोरूम में जाके 25,000 30,000। किसान वाला किस्सा है, मेहनत हम करेंगे कमाएंगे। ये एक फनकार के जज्बात सी होती है जो गुफ्तगू सिर्फ कदरदानों से करती है। नीलामी के इस बाजार में ये खड़ी ही अलग होती है। जो छुओ इसे उल्टे हाथों से तो जरी इसकी ठंडी होती है। असली बनारसी साड़ी की कोई कीमत नहीं होती है। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी और हम पेट पूजा की तरफ बढ़े ही थे कि रुक गए। हदीश ने कहा मेरे एक दोस्त से मिलने, फिर साथ में चलते हैं। और हम पहुंच गए हदीश के दोस्त की पावर लूम फैक्ट्री, जहां जकार्ड की बड़ी बड़ी मशीनें धड़धड़ाती हुई कपड़े उगल रही थी। ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ जी हाँ जी हाँ, साड़ी दुपट्टा शेरवानी। मैं तो इन मशीन्स को देख के हैरान सा रह गया। अब समझ आया कैसे ये मशीनें हैंडलूम के हुनर को खाती जा रही हैं और क्यों असली काम का दौर ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ दिन भर सैकड़ों मीटर कपड़ा निकलता है लेकिन उसमें इंसान का हुनर बिल्कुल भी नहीं लगता। इस इलाके के ये नए नौजवान ज़माने के साथ चलना चाहते हैं जिसमें मुनाफा ज़्यादा है। मैंने अपनी भूख का जिक्र दोबारा छेड़ा तो जीशान ने एक टोटो फौरन बुलाया और कहा आइए आपको मैं अपनी पसंदीदा जगह ले चलता हूँ। हमने टोटो में सवार होकर बड़ी बाजार की ये दहलीज नांगी ही थी कि दोनों लड़कों ने टोटो रास्ते में ही रुकवा दिया। मैंने सोचा लो एक और मुसीबत, लेकिन जब जिक्र समोसों का हुआ तो मैं भागते हुए उनके पीछे हो लिया। रोड पार की ही थी, एक सब्सक्राइबर ने बाइक सामने ही रोक दी। गोविंद स्वीट्स के नाम की इस दुकान पे समोसों के इंतजार में काफी भीड़ पहले से ही लगी थी। पूछने पर पता लगा कि ये आखिरी बैच के समोसे बस खत्म ही होने को हैं। भूख ने पेट में जोर से लात मारी तो दुकान के मालिक से जान पहचान की वजह से जीशान ने अपनी इज्जत 4 समोसों से बचाई। लोगों की इतनी मोहब्बत इनके समोसों के लिए देख मैं समोसों की तेजी से खाली होती टोकरी की तरफ बढ़ा तो ये कारीगर समोसों को हल्के हाथों से दबाते हुए हरी और लाल चटनी के साथ परोस रहा था। हरी चटनी खत्म होती ही उसने लाल चटनी के साथ एक समोसा मेरे हाथ में थमा दिया। खुशबू ऐसी कि जबान बंद सी गई और मैं जलते हुए समोसे में कूद पड़ा। देखते हैं समोसा यहाँ का कैसा है भाई। चले बाइट वाह वाह वाह, क्या शानदार समोसा है, मज़ा आ गया। आई थिंक वो 4 समोसे भी आखिरी समोसे रहे होंगे। चलो अब दूसरे स्पॉट पे चलते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन समोसे वाह।
टोटो पे बस चले ही थे कि हमारी अगली मंजिल आ गई, जो थी ये चाय की टपरी नुमा संदीप चाय वाले की दुकान, जिसके काउंटर के पीछे एक चौकोर भट्टी में कोयले लाल से हो रहे थे। गार्लिक टोस्ट खाएंगे, आप बटर मट्ठी खाएंगे और ब्रेड मक्खन खाएंगे और बन मक्खन खाएंगे और रबड़ी टोस्ट भी खाएंगे, रबड़ी टोस्ट भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे। अच्छा, अरे वाह, मट्ठी टोस्ट करेंगे। सबसे पहले इस कारीगर ने 4 मठरियाँ मोटे तारों के एक जाल पे सेकना शुरू किया। फिर जब वो मठरियाँ सोंधी होने लगी तो इन भाई ने एक नई हरकत की। फिर मक्खन को मटरियों पे चिपका के ऑरिगेनो से ढक दिया और प्लेट हमारे हवाले कर दी। अच्छी है, बस नमक थोड़ा तेज है। चाय साथ कॉम्बिनेशन तो बेहतर होता। थोड़ा सॉल्टी है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता। बगैर रुके अब उसने बड़ी मोहब्बत और जोश में ब्रेड के 2 स्लाइसेस को ढेर सारा मक्खन पिलाया और उस पे गार्लिक मेयो और ऑरिगेनो की परत चढ़ा के देसी गार्लिक ब्रेड हमारे हवाले की। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है? थोड़ा प्यार ज़्यादा डाल दिया इसमें लग रहा है। जायका अच्छा है लेकिन नमक थोड़ा शौक। अच्छा, पूरी दुकान को अकेले संभाले इस नौजवान ने चाय पकने के लिए भट्टी पे रख दी। इस बन को वो बड़े एहतियात से सेक रहा था और लगातार इस हिसाब से उलट पलट रहा था कि बन जलने भी न पाए और उसका सफ़ेद हिस्सा सुर्ख भी हो जाए। बन सिकने से पहले उसने हामिन दस्ता उठाया और 2 मक्खन की बट्टियों को पीट पीट के मक्खन का वर्क बना दिया और चाकू से तराश के पहले बन पे चिपकाया। फिर नमक डाल के 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और पूर्वों में गर्मा गर्म भाप छोड़ती चाय छान के बन मक्खन तैयार कर वो लगातार लोगों को चाय के साथ परोसता रहा। लो आप। चलो ठीक है, हम फोन कर लेंगे। देखें क्या बात करें, कितने खरीदार हैं। जो खरीदार होगा 10 रुपये रख के जेब में देंगे, ले लेगा। तो बस चाय बात करवा देना, वही लड़का था ना। अब आया कॉम्बिनेशन। ये बाकी सबसे तो बेहतर था। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए ज़ीशान ने कहा, वैसे ज़्यादा अच्छा बनाता है लेकिन कैमरा देख के लगता है प्यार ज़्यादा ही डाल दिया। लेकिन अगली जगह मैं आपको बहुत शानदार ले चलूँगा। काली माँ का मंदिर है सामने, काली माँ का मंदिर। और हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हमें रात होने से पहले साड़ियों की गद्दी देखनी थी, इसलिए हदीश हमें वापस बड़ी बाज़ार में ही सबसे मशहूर गद्दी हाजी मलाई एंड कंपनी पे ले आए। बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े लोग शायद सबसे ज़्यादा इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते होंगे। तो आखिर ये गद्दी है क्या? गद्दी लफ्ज़ का जन्म शायद इसके सेटअप से ही हुआ होगा, जहाँ लिटरली पूरे फर्श पे गद्दे ही बिछे होते हैं। ये होल सेलर्स का अड्डा होता है जहाँ वो रिटेलर्स को एक एक साड़ी खोल के दिखाते हैं और गद्दी बनारसी साड़ी का वो अहम अड्डा है जो इसकी दुनिया को बांध के रखता है। इस साड़ी की क्या कीमत है? 15,000 रुपया। ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है? अच्छा, ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट। और प्राइस में कितना फ़र्क पड़ रहा है पैसों में? ये आएगी 2 से 3,000। और हाजी मलाई की इस गद्दी पे हाजी साहब के पोते बड़ा छुपा छुपा कर झिझकते हुए अपनी साड़ियाँ दिखा रहे थे। इसको बनारसी साड़ी तो सगुन माना जाता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बनारसी साड़ी उनको शादी में, जयमाल में, मंडप में, निकाह में कंपलसरी है।
खाइए। फिर थोड़ी देर में उनके पिताजी ने गद्दी संभाली और सबसे पहले अपने लिए बनारसी पान लगाया और हमारी महफिल को और अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। फिर हम दूसरे कमरे में पहुंचे तो माहौल बेफिक्र हो चुका था और इस कमरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बनारसी शरारे सजे हुए थे। शायद ही ऐसी कोई बनारसी किस्म होगी जो देखने और दिखाने को बची रह गई हो। गरारा और शरारा बनारसी आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी मुस्लिम बेल्ट के लोग हैं उसको आज उनको कंपलसरी है गरारा और शरारा। ऑर्गेन्जा इसकी क्या कीमत है? ये 8,000 अरे वाह, सब पिले ना भाई साहब। और इन शेरवानियों की क्या कीमत होती है? ये है 15 से 20 हज़ार। 15 से 20 हज़ार। बंदेज जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप की जो होती है भुज होती है, उसके मुकाबले में कहीं नहीं होती है। और इस साड़ी की क्या कीमत है? ये तो यहाँ पे उसकी 10 से 12 हज़ार रुपया कास्टिंग यहाँ से सेल होती है, फिर आगे जाके 20,000, 25,000, 40,000। ये मुगल मगजी इसको बोलते हैं। मुगल मगजी? हाँ, मुगल मगजी मुगलों के ज़माने का ये है, 500 साल पुराना मुगल मगजी। ये भी काफ़ी महंगा है। हाँ, इसमें रियल की बनती है 40,000, 50,000 रुपये मीटर आता है। 40,000, 50,000 रुपये मीटर? हाँ हाँ, 3 लाख 4 लाख रुपये का उनका वो तो 5 लाख का एक पोशाक तैयार होता है। इज़ार सिल्क। हाँ, ये 5,000 रुपया मीटर है। थोड़ी देर में कॉफ़ी भी आ गई और कॉफ़ी की चुस्कियों पे गुफ्तगू और गरम। अब छोटे हाजी साहब को भी मज़ा आने लगा था और उन्होंने अपने साड़ी के इस तहखाने में आने की दावत दे डाली और वो हमें बेसमेंट में अपनी साड़ियों की पावर लूम के प्रोडक्शन यूनिट में ले आए, जहां लगभग 1 दर्जन मशीनों पे बनारसी साड़ियां तैयार हो रही थी। इन साड़ियों की कीमत हथकरघी की साड़ियों से बहुत कम होती है और आज के दौर में इस पूरे इलाके में 90% बनारसी साड़ियाँ इसी पावर लूम पे बनती हैं, जिसकी आवाज़ से हर गली मोहल्ला दिन रात गूंजता है। और सिर्फ 10% बनारसी साड़ियाँ हैंडलूम पे बनती हैं, क्योंकि नई नस्लें इस पुराने और असली हुनर से बहुत दूर हैं। फिर जब हम वापस ऊपर आए तो उन्होंने अपना असली ख़जाना दिखाना शुरू किया। ये देखिए, ये चांदी की जरी है, जी सोने का पानी है। ये 1.25 लाख की है। रेडी हेल कड़वा जंगला बोलते हैं, हैंड कड़वा जंगला खट्टी। कड़वा जंगला खड्डी। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। 1.25 लाख रुपए की साड़ी है ये। असल में ये यहाँ ने और ये यहाँ 1.25 लाख की होगी तो रिटेल में तो और ज़्यादा होगी। वहाँ पे जो हाई फाई उसके शोरूम में जाएगा, ये 3 लाख हो जाएगी। ऐसा खूबसूरत बनारसी काम तो मैंने कहीं नहीं देखा। कुछ हज़ार से लेकर लाखों का प्राइस टैग देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने सबसे अलविदा लिया तो हाजी साहब के पोते मुझे अपनी भैंस के ठाट बाट दिखाने ले आए और हम फिर अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। अगला स्पॉट क्या है? अगला स्पॉट हम आपको बर्गर टेस्ट करवाते हैं। जब यहाँ पे बनारस में मैकडॉनल्ड्स वगैरह नहीं था कोई बड़ी ब्रांडेड, तो यहाँ का सबसे हार्डकोर टेस्ट बर्गर किंग, मतलब सॉरी द टेस्ट किंग नाम से शॉप है। वो स्टार्ट हुआ था उसका नाम बर्गर किंग था और आज भी वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को टक्कर देती है। अच्छा, जी हाँ। शाम होते होते सूरज डूबा तो ठंड उठने लगी और हम टोटो पे पहुंच गए अपनी आखिरी मंजिल टेस्ट किंग। लाल बोर्ड और लाल ऑनिंग से ढकी इस शीशे की दुकान का दरवाज़ा मैंने जैसे ही खोला, खुशबू की जुगलबंदी ने मेरा मन मोह लिया। जगह को हल्का आग कर मैंने थोड़ी शर्मिंदगी तो महसूस की। मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर थी ये जगह। दो बीस मेरे पास। जो एक अंदर घुसते ही जो एक वाइब आती है, जो एक खुशबू आती है, उसमें ऑथेंटिसिटी तो महसूस हो रही है। हदीश और जीशान ने अंदर दाखिल होते ही अपना रेगुलर ऑर्डर दे डाला। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है वेज चीज़ बर्गर और एक चिली फ्राई, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने भी जोड़ी। हमें जो है एक केक और एक बाजरे का लड्डू, एक ये चूरमे का लड्डू, और ये क्या है, सॉल्ट के लड्डू भी टेस्ट करवाइए।
बहुत ही साफ सुथरी सलीके से सजी इस दुकान के काउंटर के पीछे बड़ी ही तेजी से वेज बर्गर्स लगातार तैयार हो रहे थे और इन लंबे सोंधे हॉट डॉग बंस की खुशबू इस दुकान के हर जर्रे में जज्ब थी। बड़ी तहजीब से गुफ्तगू कर रहे इस दुकान की दूसरी पीढ़ी के मालिक विवेक गुप्ता जी ने बताया कि ये दुकान 1960 के बनारस के हिप्पी एरा में उनके पिताजी लेट बचाऊ राम ने शुरुआत की थी। मैं बनारस में जो बर्गर मैं खिलाता हूँ ये आपको एकदम डिफरेंट पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, मेरा गारंटी है। हाँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ बर्गर पहले से ही बना रहे हैं, बहुत बाकी सब चीज़ें बाद में इंट्रोड्यूस, बाद में स्टेप बाय स्टेप। मैंने इस दुकान की तीसरी पीढ़ी के मालिक से इन अनोखे बर्गर्स की तैयारी देखने की गुजारिश की तो वो मुझे पीछे के रास्ते से दुकान के अंदर ले गए। दो जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो उनमें से एक सत्तू पराठा है और एक हमारा ये वेज बर्गर्स है हमारे। मैं अंदर पहुंचा तो वैसे ही हॉट बंस का एक तेल में तला हुआ गुच्छा किचन की खिड़की पे आया, जिसमें से एक खस्ता बन उठाते ही इस कारीगर ने चाकू की धार खरखराते हुए बीच से गुजार दी और ऊपर से एक चीज़ी तंदूरी मेयो का लेप लगाया। उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत पनीर का रेक्टेंगुलर कुरकुरा टुकड़ा टमाटर और प्याज के ऊपर रख इस ओटीजी की अलमारी में लपेट के रख दिया। ये क्या है? ये पनीर। अरे वाह, चिली गार्लिक बन रहा है ये, ठीक है। चिली गार्लिक में क्या किया जाएगा? पनीर पैटी। ठीक इसी तरह चिली गार्लिक बर्गर भी बनाया। पनीर लुक्स रियली गॉर्जियस। और फिर सबसे मशहूर वेज बर्गर बनाने के लिए इस कारीगर ने कई कुरकुरे बंस के 2 टुकड़े किए और इस बार चीजी कोल्स्लॉ का एक गद्दा सभी में बिछाया और उस पे टमाटर और प्याज की तराशी हुई एक परत बिछाई। His name is Satyam and he calls his channel Satyam and then he is turned over every day. और अपनी जायके से लदी इस अलमारी से डीप फ्राइड कुरकुरे हॉट डॉग नुमा वेज स्टफिंग निकाल के इन बंस के बीच फंसाया और ऊपर रखी ये चीज़ स्लाइसेस और टेस्ट किंग की ब्रांडिंग वाले इस बटर पेपर में लपेट के कागज़ की इन ट्रेज में रख के हरी मिर्च की चटनी और केचप के साथ लगातार परोस रहा था। शुद्ध शाकाहारी बर्गर्स किसी क्लॉकवर्क की तरह अंदर से आते और जायके के कदरदानों में समा जाते और हमारा ऑर्डर तैयार होते ही एक वेटर ने बीच में लगी इस टेबल पे चारों बर्गर्स को परोस दिया। उम्मीद अब बढ़ चुकी थी, बस जायके का पैमाना नापने के लिए हमने इसके खस्तापन का जायका साथ में लिया। वाह वाह वाह, जायके का पैमाना बहुत ऊपर था, बहुत ज़बरदस्त है। जैसा गुप्ता जी ने कहा था, ऐसा बर्गर आपने कहीं नहीं खाया होगा। उनकी बात 16 आने सच निकली। तैयार चिली पनीर भी बिल्कुल जलता हुआ परोसा गया था। इसमें काफ़ी बड़े और तराशे हुए चौकोर पनीर के पीसेस थे। वाह वाह वाह, क्या फ्रेशनेस है, क्या जायका है। पनीर की क्वालिटी और फ्लेवर्स का तूफान था इस चिली पनीर में। साथ में मिर्च की तेजी कम करने के लिए था ये स्ट्रॉबेरी शेक। ये भी बहुत जबरदस्त है। अब लेते हैं इस इंग्लिश केक का जायका जो मेवों से भरा हुआ है। वाह, जबरदस्त। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जगह में इतने फ्लेवर्स और इतने वेरिएशन मौजूद होंगे। रात के 9 बज रहे थे और दुकान पूरी भरी हुई थी। हमने यहाँ से भी अलविदा लिया। बहुत ही खूबसूरत दिन रहा आज का। आज बिस्तर पे थकान लोरियां सुनाएंगी। आज का सफ़र, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही मज़ा आया। अभी थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भाई थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लेकिन कल वो थकान हम मिटाएंगे
गंगा के घाट के किनारे बनारस के सबसे जायकेदार और सबसे पुराने कैफे पिज़ेरिया वाटिका कैफे पे। शरणम मरणम तरणम, मनुष्य को शरण मिल गया, मरण हो गया, उसका मोक्ष। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. जी जनाब, मुझे सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना है कि हाजी साहब हमारे यहाँ भी हमारे चाचू हाजी साहब यही काम करते हैं, ऐसे लुक लाइक भी ऐसे ही है। अच्छा। और अंदर से जिस तरीके से इनका सेटअप बना हुआ था ना, उनका पूरा सेटअप ऐसे इसी तरह गद्दी। हाँ, और अदर बिजनेस आप सुनेंगे उनका क्या है, यही भेसो वगैरह का नहीं नो इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अच्छा, ये खानदानी एक चलता है सिस्टम। आप यकीन करें, अगर मेरे फादर होते, क्योंकि वो खुद ही बनारस से हैं, तो यकीन करें वो मुझे कहते, अरे नाटक अमरुद्दीन आप कहाँ से आ गए यहाँ पे, तू कहाँ से आ गए यहाँ, अमरुद्दीन ये हमारी मिरारू है, ये हमारी बिटिया है, ऐसे इंट्रो करवा रहे होते हैं अभी वो बैठ के, यकीन करें वीडियो के अंदर से। एग्जैक्टली, मतलब किसी न किसी को आप सही कह रहे, पहचान लेते वो, है ना, ये वो है, ये वो है, ये फला है, ये असल में होता ये है कि इस तरह के जो शौक होते हैं या इस तरह का जो काम होता है, ये खानदानी नस्ल दर नस्ल चलता है। बेशक कुछ लोग पाकिस्तान आ गए, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन बाप दादाओं से सीखा इन्होंने वर्क कल्चर यही और वो जो भैंस है, वो भैंसों का कारोबार नहीं है। हाँ, वो देसी खालिस दूध के चक्कर में अपनी भैंस पाली हुई है। तो वो भी उन्होंने अपनी ही पाली हुई है। जैसे अब दूध आता है तो वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, वो बदले में पैसे दे देते हैं, लेकिन उनको शौकिया उन्होंने पाली। अच्छा, मजे की बात है कि ये पान वाला कल्चर भी यही है, यानी कि अपने हाथ से पान बाहर से नहीं खरीदना, खुद से बनाना है। एग्जैक्टली। और बात करने का अंदाज जो उनका था सेम टू सेम, जैसे वो पान खा रहे थे, जो एक बॉडी लैंग्वेज था, मुझे एक मिनट को लगा कि हमारे हाजी अंकल आ गए। बताएं यार, अच्छा ये है मतलब मामला है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला मामला ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, लोग इधर से उधर हुए हैं, लेकिन ये वही सेम लोग हैं। नहीं, कुछ भी मिस नहीं हुआ, है ना? कुछ भी मुझे नया नहीं लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वही चीजें चल रही हैं? अच्छा, हमारे यहाँ कराची में भी औरंगी टाउन के इलाके की गलियों में अगर आप चले जाए ना, बनारस चौक भी है। 7 नंबर बनारस। अच्छा, इत्तफाक ये कि कराची के अंदर भी बनारस है, बनारस टाउन है, वहाँ पे हर शख्स का यही कारोबार है। आपको पता है, आप गूगल कीजिएगा, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कराची की 7 नंबर। हाँ, तो ये नहीं होगा जो एशिया तो इंडिया एशिया में नहीं है क्या? हाँ, इंडिया एशिया में तो ये भी होंगे, ये ज्यादा सबसे बड़ी होगी इंडिया वाली मेरे ख्याल में। लेकिन यहाँ पे गिने चुने ना, वहाँ पे तो पूरी लाइनों से दुकानें हैं। जैसे ये जो सेटअप दिखाया ना इन्होंने 2-3 दिखाया है, तो यहाँ होलसेल वाले भी बैठे हैं, बाहर रिटेलर भी बैठे हैं, होलसेल ही है ज्यादा, फिर उनसे छोटी छोटी दुकानों वाले लेकर जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया में वहीं से माल जाता है। सेम उसी तरह का सिस्टम है। सही है। लेकिन रीजन असल तो यहाँ से निकला होगा ना, बनारस, क्योंकि असल बनारस हमने तो माइग्रेशन की ना। हाँ, और बनारसी लोग ज़्यादातर औरंगी टाउन के साइड पे आए हैं। अच्छा, कराची में सिर्फ औरंगी टाउन है या कोरंगी में भी कहीं और भी ये काम हो रहा है? नहीं, बनारसी टाउन सबसे बड़ा है, यहीं पर हो रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि वहाँ से कुछ 2-4 खानदान आए शुरू में 1947 में, और यहाँ पे आके फिर ये उनकी नस्ल दरअसल दूसरी तीसरी पीढ़ी है। ये हाजी साहब आपके दूसरी तीसरी पीढ़ी में से वहाँ से आने वाले, लेकिन एज वाइज सेम ही है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो दूसरी तीसरी पीढ़ी है ना। हाँ, और दूसरी बात ये, चले इनका तो बनारस में पड़ता है, तो चले बनारस के नाम से मशहूर है, बनारसी साड़ियाँ मशहूर है, यहाँ पे भी तो बनारसी साड़ियों से मशहूर है, और जो 7 नंबर टाउन है वो बनारस टाउन से मशहूर है। मतलब आप पाकिस्तान के, बल्कि कराची के किसी भी खत्ते में खड़े होकर पूछ लेंगे बनारस टाउन कहाँ है, तो वो आपको फौरन पहुँचा देगा, इतना मशहूर है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो वहीं से आई हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वैसे ही लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, जिस तरह के उनके घरों में खाना पकता होगा, जिस तरह के इनके घरों में शौक होगा, जिस तरीके से ज़्यादा चीज़ें खाने का, या मैं कहता हूँ यहाँ पर भी सेम वही होगा। सेम है, खाने पीने के बहुत शौकीन। और उस इलाके में जिस तरीके से मस्का बंद और ये चीज़ें और वो चीज़ें, मैं आपको बताऊं, आप बनारस में अगर हमारे यहाँ के लोगों को छोड़ देंगे, यानी अंसारीज़ को छोड़ देंगे, वो सब आपस में रिश्तेदार हैं, क्योंकि अंसारीज़ में एक बात मशहूर है कि वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के चचा मामा बाबा ताया के बेटा ये वो कजन्स बन जाते हैं, जबरदस्त, या रिलेट कर जाते हैं। उनके अब्बू कुछ ना कुछ मेरे लगेंगे, या मेरे अब्बू उनके कुछ ना कुछ लगेंगे, ये घूमकर पूरा सर्कल जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में कोई ना कोई ऐसा कमेंट आने वाला है कि आपके जिसने अच्छा दादा का, अच्छा मैं दाद दूंगी उसे, नहीं कैसे मतलब इतना आइडिया? अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना, दादा का नाम अब्दुल, वो
अब्दुल वो क्या? सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। उनके अब्बू का नाम अगर आपको पता है तो फिर कहानी मिल जाएगी। उनके अब्बू का नाम क्या ये था? पूछ के बताइएगा। एक सेकंड, नहीं मुझे हल्का हल्का याद है। इब्राहिम नहीं, इब्राहिम उनके भाई का नाम था, चाचू का। मैं कह रहा हूँ अगर बनारस से इस वक्त कोई हमारी वीडियो देख रहे होंगे, कहीं ना 2 से 3 ऐसे बड़े बूढ़ों के नाम जो पिछली से पिछली पीढ़ी के हों। मैं एक बात बताऊँ, सुल्तान बाबा के नाम से वो बहुत मशहूर थे, शायद उन सुल्तान सेठ के नाम से, ये नहीं बनारस का ही काम था। यानी कि वो माइग्रेट करके आए थे। उन्होंने माइग्रेशन, उन्होंने हिंदुस्तान से माइग्रेशन की थी। वो बनारस से ही थे बेसिकली। वो यहाँ पाकिस्तान आए थे। अब आए थे 1947 में। उसके बाद तो हो सकता है 1947 तक वहीं थे। तो इसका मतलब है कोई ना बाद में जो नहीं आता है कि आ जाते हैं, कोई ना कोई कड़ियाँ लाजमी। बिल्कुल 100% उनको जानते होंगे, सुल्तान सेठ के नाम से वो बहुत मशहूर थे। खैर हम वीडियो पे रिव्यू दे रहे हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ, अब मैं एक बात हो रही थी वीडियो के दरमियान में, शायद हमारी आवाज़ दबी हुई थी, तो अब मैं बताता हूँ कि ये मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो हाथ का लूम होता है ना, ये काम को फ़रोग देना चाहिए। उसकी वजह ये कि बहुत, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मशीन से चीज़ बनती है ना, जब आप अपने तन पे आप चीज़ पहनते हैं ना, तो आपको जब ये फील होता है कि किसी मशीन से बनी है तो ठीक है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, बात ख़त्म। लेकिन एक अलग फीलिंग आती है कि किसी हाथ की किसी उंगलियों से ये तार, ये धागे बुने गए हैं, उसकी एक अलग फीलिंग होती है। और आपको पता है ऐसी भी वेबसाइटें हैं, ऐसा भी हिसाब किताब है कि जहाँ पर हाथ की बनी हुई, मतलब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लोकल 100 रुपये की चीज़ें, ऐसे भी जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे तो कुछ भी बिक सकता है, लेकिन एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी स्पेशलिटी है हाथ से बनी, हाथ से 500 रुपये की चीज़ 500 रुपये में वहाँ बिकती है। अंग्रेज़ हैं, यूरोपियन लोग, जो वैल्यू को समझते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी शॉल है जो सिर्फ इस तरह से लूम से बनाई जाए, हाथ से हो गया ना एक तरह से काम, तो उसकी वैल्यू एक अलग है। और पहनने वाले को भी एक अलग फीलिंग आती है। अब मैं थोड़ा खादी कपड़ा है, खड्डी है, खड्डी। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दूं कि एक सबसे ज़्यादा एंशिएंट टाइम में चले जाओगे आप तो खड्डी थी, मतलब हाथ से बनता था वो। कट ठीक है जी, थोड़ा सा इनके इलाके में, इनके घर में जाओ तो इस तरह आवाज़ें आ रही होती है, लूम तरफ ये हर वक्त ठक किया हुआ, ठक लूम चलती रहती है। उसके ठक। बाद आई ये हैंडलूम्स, ये थोड़ी सी एडवांस थी मशीन, बिजली से चल। अब जो आजकल के दौर में है जकार्ड का फैशन, जकार्ड की और तेजी से काम कर रही है, कंप्यूटराइज हो गया। अभी हमारे यहाँ जकार्ड 6 से 7 लाख की है। आपने 2 जकार्ड अगर अपने घर में लगा ली तो आपके वारे नहीं आ रहे, लेकिन मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। और बिजली भी तो आजकल कम जा रही है बहुत ज़्यादा, तो इनके कारोबार पे फर्क पड़ रहा होगा। ठप हो रहे हैं, बिल्कुल ठप हो रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिसिटी ना होने। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये जो ये तानी थी ना, ये मैंने बनाई है। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। होता ये था कि मेरे फादर जब दोपहर में खाना वगैरह खाने के लिए ऊपर के फ्लोर पे हमारे ना चरखा कहते हैं, चरखा लगा हुआ था, उसके ऊपर ये काफ़ी बड़ी सी तानी, इसको रैप किया जाता है, वहाँ से धागे निकलते हैं, लाखों की तादाद में धागे होते हैं, और उसमें से अगर एक धागा टूट गया अच्छा। तो आपको वो धागा, उसका सिरा वहाँ पे भी चरखे पे भी ढूंढ रहा है, और यहाँ पे वो जो आपके अंटा कहते हैं, अंटा लगा है उसमें से भी ढूंढना है, और दोनों को आपको दोबारा जोड़ना है। और जब तक 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, नहीं मिलेगा तो आप आगे काम नहीं कर सकती। ये इतनी बारीक बिनी का, इतनी मेहनत कश काम है, मतलब हर किसी के बस का काम भी नहीं है। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले बताया था कि अब्बू गए हैं लाहौर में, झांगा मांगा, वहाँ पे रेशम के धागा लेने गए हैं किसी दोस्त के साथ। नहीं, उनके भी फ्रेंड जो है उनका भी यही काम है। अच्छा, हमारी अंसारी जो है ना, वो कुछ और नहीं करते, है ना, सिर्फ और सिर्फ बनारसी साड़ीज का ही बिजनेस है उनका, क्योंकि नस्ल दर नस्ल। और ये जो पूरा टाउन जो भरा हुआ है, ये सब अंसारी से ही भरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना दुकानें बहुत महंगी, घर बहुत महंगे हैं, हालांकि नॉर्मल इलाका है औरंगी टाउन का। मैं आपको श्योर होके कह रही हूँ कि आप अंसारीज, जितने अंसारीज हैं ना, ये 7 नंबर के, इनको अगर बनारस में बेच देंगे ना, ये सबों के घर के रिश्तेदार निकल जाएंगे, सबों के, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। बिल्कुल। अच्छा, खाने के हिसाब से बताएं, आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी थी यहाँ की? वो थोड़े शर्मिंदा हो गए थे मस्का बन पे ज़ीशान कि नहीं, ये आज थोड़ा नर्वस हो गए, लेकिन मुझे उसकी मेहनत अच्छी लगी कि वो इतनी मेहनत से कर रहा था, अकेले हाथ से सब संभाल रहा था, तो मतलब इतना डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अच्छा लगा मुझे, और वैसे भी मैं नमक तेज़ खाती हूँ, तो मैं अगर गई तो मैं इसकी तारीफ करने वाली हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, ज़्यादातर जहाँ से भी इन्होंने चाय पी वो मट्टी के उसमें पी, मतलब क्या आपको टेस्ट आ रहा होगा या आपको फील हो रहा होगा, यकीन करें। अच्छा, अपने कल्चर को बड़ा मतलब एक प्रायोरिटी देते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आती है मट्टी के उसमें। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है। बनारसी है तो बनारसी अपने कल्चर को लेकर चल रहे हैं, बंगाली है तो बंगाली अपने कल्चर को लेकर चल रहा है, कोई वो कौन है, ठोकला क्या खाते हैं, गुजराती, हाँ, वो अपने कल्चर को लेकर चल रहे हैं। मतलब कोई मैस नहीं किया हुआ है कि तुम वो कोई पाबंदी हो, कोई वो हो, नहीं, आज़ादी है। अच्छा, एक और चीज़ है कि वो बता रहे थे कि शादी में कंपलसरी है ये
कम से कम बनारसी साड़ी जो हाँ, सही कह रहे है, हैं और निकाह में भी और हिंदू धर्म में भी, और गरारे शरारे ये बनारसी। सिख भी बहुत पहनते हैं, बोला हाँ, यहाँ बहुत पर पहनते हैं। और कंपल्सरी। ये सही कह रहे थे, ये जो 1,25,000 की यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे कम से कम 5 लाख की है। हमारे यहाँ तो क्योंकि वैसी जरी वो ये क्या कह रहे थे, सोने की सोने जरी, का वो पानी। उसका सिल्वर का। तो ये वीडियो आप अपने अब्बू को दिखाने वाली हैं? 100%। खुश हो और जाएंगे। यकीन करिए वो नामों के साथ बता देंगे, हो सकता है, ये भी है हो ना? सकता है। है ना? अगर मुझे बता दिया तो मैं बाकायदा आपको नाम भी बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये रखेंगे, अब्बू को बिठा देंगे साथ। तो एक बहुत ही अच्छा था वीडियो, बहुत ही लंबी थी, अगर हम बहुत लंबा रिएक्शन देंगे तो बहुत लंबी हो थैंक जाएगी। यू सो मच जिसने भाई मुझे सजेस्ट की, मुझे बहुत अच्छा, किसी बात को लेकर किसी को याद था आपकी ये बात, बनारसी साड़ी, बनारसी कपड़ा बनता है, ये बनता, हमने कहीं जिक्र किया है किसी वीडियो में, पुरानी वीडियोस में? मतलब मैंने करा होगा। अरे मैंने आपको बताया तो था, मेरी फूफो पहले बनारस में थी, वाराणसी, इसी को तो कहते मुझे हैं। लगता है कि किसी ने बाकायदा स्पेशली कोई वजह है ये सेंड की वीडियो, मुझे लगता फूफो हो सकता है, भले कोई हर्ष तो फूफो का घर पता चल सकता है। हाँ हाँ, मुझे क्यों? खुद को नहीं पता, आपको पता चले तो मुझे बताइएगा एग्जैक्ट। नहीं, सुल्तान साहब जो हैं वो बनारस वाले जो हिंदुस्तान चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे माइग्रेशन के बाद, उनके बेटे का नाम? सुल्तान के बेटे का नाम, हाँ। यानी मेरे फादर का, अब्दुल करीम और अंसारी। दूसरे भाई का नाम? अब्दुल रहमान अंसारी। चाचू का नाम बताओ? हाँ। इब्राहिम अंसारी। बस तो ये यूं टांग के मिलने वाले हैं आपको, फ़ौरन ही आने वाले हैं। अंसारी, करीम अंसारी, रहमान अंसारी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें पुराने रिश्तेदार आपस में मिलने वाले हैं। दोबारा किसी और रिश्तेदार से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।